Hello everyone, welcome to part number 3 of 2023 PYQ series of Physics in NEET examination। बच्चों 2023 में जो नीट एग्जामिनेशन हुआ था हम लोग उसका PYQ सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग एक ईयर के जो भी PYQs हैं उसको कई पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म नहीं करना है, उस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर उस जो भी क्वेश्चन है उससे जुड़ा टॉपिक जो है, अगर हम कोई क्वेश्चन करें है ना, तो उस क्वेश्चन से जुड़ा कुछ जो टॉपिक है वो टॉपिक भी साथ में कंप्लीट करते चले। इसलिए हम लोग इसको पूरे एक पार्ट में ना करके इसको कई पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, तो ये एक PYQ सीरीज ऐसी होगी जिससे तुम्हारे जो एक कह सकते हो कि क्विक रिवीजन भी पूरे सिलेबस का तुम्हारा हो जाएगा इन द गिवन टाइम। ठीक है, तो इसके पहले तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किया था और उस 2 पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चन से जुड़े थे, उन टॉपिक से जो कनेक्टेड थे उनको भी डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और इसके पहले जो 2 पार्ट्स आए हैं उन 2 पार्ट्स के सारे क्वेश्चन को देख लो। उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, जो भी तुमको चीज़ें समझाई गई हैं उसको अच्छे समझ लो, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो पूरा एक टॉपिक है जो तुम्हारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इस 21 क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सर्किट वाले क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मान के चलो कि तुमको 1-2 क्वेश्चन तुमको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। हमें देखना होगा कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम लोग 2 ही लॉ को यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ। बट पर्सनली मैं हमेशा कहता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये लगे कि नहीं और कोई तरीका नहीं है, देन वी मूव टू किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ भी अगर यूज़ करना पड़े तो उसको हमको ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के जो सॉल्यूशन है थोड़े लेंदी होते हैं। तो कोशिश हमको ये करना है कि पहले ओम्स लॉ को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इस गिवन सर्किट में करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमसे पूछा है। ऑप्शन देख लो कैसे दिया हुआ है। जैसे 1.5 एम्पियर फ्रॉम B to A थ्रू E। E कहाँ पे, E यहाँ पे छूट गया, मैं E बना दूँ, E यहाँ पर पे। ठीक है, अब एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ, समझ रहा कि हमको आंसर कैसे देना है। जैसे 1.5 एम्पियर फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A थ्रू E, मतलब B से A ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो B से A ऐसे नहीं, B से A थ्रू E से होते हुए। ठीक है, तो ऐसे ही हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि A से B है कि B से A है और करंट की मैग्नीट्यूड क्या है। ये एक सिंपल सा सर्किट वाला क्वेश्चन है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। कैसे किया जाए और देख लेते हैं। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं, तुमने पहले ही कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या सिंपल ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ। शुरुआत तो हमको ओम्स लॉ से करना, और मान के चलो नीट एग्जामिनेशन में 99% जो सर्किट वाले क्वेश्चन होंगे 99% ओम्स लॉ से सॉल्व हो जाएंगे। अगर सही से ओम्स लॉ सीखा है, लगाने का तरीका पता है और ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए ओम्स लॉ पे, तो क्वेश्चन ओम्स लॉ सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताता हूँ। हमें सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करना है। बहुत तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये, किसी भी एक सेल को ले लो। चलो 5 वोल्ट वाले सेल को मैंने ले लिया। ठीक है, चलो 5 वोल्ट वाले सेल को ले लिया मैंने। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको 0 मान लो। ठीक है, नेगेटिव को 0 मान लिया गया, तुम कुछ भी XYZ कुछ मान सकते हो। ठीक है, अगर ये नेगेटिव प्लेट 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, 5 पर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। ठीक है, तो अगर ये तुम 5 मानोगे,
इसको 10 मान लो, इसको 100 मानोगे, इसको 105 मान लो। तो जो भी पॉजिटिव प्लेट होगा नेगेटिव प्लेट से 5 वोल्ट हाई पोटेंशियल पे होगा। इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का हम सब जानते हैं। तो नेगेटिव प्लेट को मैंने माना 0, तो पॉजिटिव प्लेट कितने पर हो गया, 5 पर हो गया। अब ये 5 पर है तो ये जो पॉजिटिव वाला है इससे कनेक्टेड है, ये भी क्या हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो नेगेटिव प्लेट अगर -5 पर होगा तभी डिफरेंस दोनों का हमको 10 मिलेगा। तो ये सब हमको देख लेना है कि किस प्लेट को कितना माना जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा फॉलो हो जाए। ठीक है, और कौन हाई होगा कौन लो होगा इस बात को भी ध्यान रखते हुए। अब ये नेगेटिव 5 वोल्ट पे हो गया। हमें पता करना है कि ए और बी के बीच में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। देखो ये पॉइंट है तुम्हारा 0 वोल्ट, तो अगर मैं ये दे दूं कि ये वाला पॉइंट -5 और ये पॉइंट तुम्हारा 0 वोल्ट। अब इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल के बीच में ये पॉइंट 0, ये पॉइंट -5। ठीक है, अब इस चीज़ को पूरा भूल जाओ, पूरा भूल जाओ। अब सोच लो ये कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक 5 वोल्ट की बैटरी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी है जिसका इधर वाला हाई पोटेंशियल पे है, इधर वाला लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा इस तरीके से, फ्रॉम दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो करंट का फ्लो ए से बी की तरफ है। ठीक है, थ्रू ई ऐसे करोगे तो कहोगे सही, ऐसा तो बी से ए लग रहा है, तो वहाँ ई से होते हुए ऑप्शन बता रहा है। तो ई से होते हुए करंट का फ्लो ए से बी की तरफ है। तो ए से बी है थ्रू ई, तो ए से बी थ्रू ई में थर्ड और फोर्थ देखो है ए टू बी थ्रू ई। अब मैग्नीट्यूड कितना उसको देख लेते हैं। ये तीनों 1 ओम, 7 ओम और 2 ओम तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आर इक्विवेलेंट जो सर्किट का होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम। और करंट अगर निकालना चाहूँ मैं तो ये जो पूरा हमारा बैटरी आया है दोनों का कॉम्बिनेशन, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 5 वोल्ट। देख लो ये 0 पे है, ये -5 पे है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये 5 वोल्ट के बराबर है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर किया तो करंट क्या आएगा, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर ए से बी की तरफ थ्रू ई को फॉलो करते हुए ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ थ्रू ई 0.5 एम्पियर इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो मैं तुमको 2-3 मिनट लूँगा तो मुझको तुमको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अब ऐसे क्वेश्चन का ढेर से प्रैक्टिस करके जाए हम लोग, खूब ढेर से क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो कितना देखो मज़ा होगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना बढ़िया लगेगा। फटाफट क्वेश्चन देखो सॉल्व होता जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्लियर है। इसके और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें। ठीक है, ये 2 सेल हैं, एक का प्लस दूसरे के प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ईएमएफ दोनों का क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 -5 करोगे अगेन 5 वोल्ट आएगा। तो पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट हुआ, आर निकाल लिया, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये तरीका अप्लाई करोगे तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। किसी भी बैटरी के नेगेटिव को 0 मान लो और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल सारे पॉइंट का निकालते चलो। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो नीट एग्जामिनेशन में आएंगे इस मेथड से 100% वो सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, बशर्ते इस पर खूब जम करके 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन मिले इस मेथड को अप्लाई करो, फटाफट को प्रैक्टिस बनती जाएगी। चलेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही आसान सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा इसमें क्लियर है तो मुश्किल से 15-20 सेकंड का समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ही हमको लंबे लंबे कैलकुलेशन मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो बड़ा, पेपर तो बहुत बैलेंस्ड होगा। कहीं पर क्वेश्चन होंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ तुम फटाफट क्वेश्चन कर लोगे। अब ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरे का अच्छे से पढ़ा है, एक्सरे के वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फटाफट क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा। ये
कह रहे हैं कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस बाय एक्सरे की मिनिमम, इस बात को ध्यान रखना है कि मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज की बात हो रही है, प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। होता क्या, हम जब आगे पढ़ेंगे एक्सरे प्रोडक्शन में, या जिसने पढ़ा भी होगा उसको पता भी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हाई वोल्टेज में एक्सेलरेट होकर के किसी हैवी सब्सटेंस से टकराते हैं तो वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। हम लोग कुलिस ट्यूब अगर पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेलरेट करते हैं, उसको किसी हाई एटॉमिक वेट वाले किसी सब्सटेंस से हम कोलाइड कराते हैं, जिससे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ये पूरा खेल एनर्जी का देखो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E इंटू वी, सबको पता है। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो वो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी कैरी करेगा, E इंटू वी। जहाँ E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, v उसका पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें उसको हमने एक्सेलरेट किया है। यही इलेक्ट्रॉन जिसके पास E इंटू वी एनर्जी है वो एक्सरे फोटोन को एमिट करता है। तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी प्रोड्यूस्ड फोटोन को मिल गई तो इज इक्वल टू क्या होगा, CH बाई लैम्डा। और अगर ये मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है फोटोन को निकालने में, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा बिल मिनिमम। अगर ये एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लैम्डा मिनिमम तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी E इंटू वी वोल्ट से एक्सेलरेट हुआ है वो फोटोन को निकालने में खर्च हो जाए। तो किसी फोटोन की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है एक्सरे फोटोन की वो इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। भाई इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम इतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो लैम्डा मिलेगा दैट विल बी मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिस विल बी CH अपॉन E इंटू वी। C कॉन्स्टेंट है, H कॉन्स्टेंट है, E कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से सिंपल सॉल्यूशन मिल गया कि लैम्डा मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो 1/v के प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा मिनिमम ऑफ द एक्सरे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलेंगे 23rd की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जल्दी करना इसको। फाइन, तो क्वेश्चन में 23 हमसे कहता है कि एरर्स इन मेजरमेंट पे क्वेश्चन लिया गया है। तुम देखो कि एरर्स इन मेजरमेंट पर इसके पहले भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। तो इस चैप्टर से जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये एरर्स एंड मेजरमेंट का। इसके पहले मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसका मुझको परसेंटेज एरर निकालना था। और इस पे करो क्वेश्चन, देखो आ गया। कह रहा है कि द एरर्स इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिस जगह पे कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो हमारे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है। या हमारे पास जो वोल्टेज सप्लाई है, हम लोग वोल्टेज का यूज़ कर रहे हैं, वो वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है। अब ये सब इन सब चीज़ों का हमारे एक्सपेरिमेंट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। हमें पता नहीं चलता कि ऐसा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस रूम में काम कर रहे हैं, जिस लैब में काम कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। जर्नी उसको पता नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्लक्चुएशन हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब जो एरर है जो हमको नहीं पता होते, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते, जिनके बारे में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार टेम्परेचर में इतना चेंज होने वाला है, वोल्टेज सप्लाई सडनली चेंज कर जाएगी, हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों से हमारे एक्सपेरिमेंट पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो वो एरर जो इनसे जनरेट होगा
इट्स रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो भी लीस्ट काउंट एरर है, ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। ठीक है। पर्सनल एरर, हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है अगर उसने कुछ लापरवाही कर रखी है, ठीक से रीडिंग नहीं ली है, तो वो पर्सनल एरर है। लिस्ट काउंट एरर भी लिस्ट काउंट से जुड़ा होता है, इसका ये रैंडम नहीं है, इसका हम लोग इन सब के हमको सोर्स पता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हम पता कर सकते हैं। रैंडम एरर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग। ये पूरा हमने सिखाया है, समझाया है। जिन बच्चों को और डिटेल में इसको समझना है, वो इसके जो लेक्चर्स आए हैं एरर पे, एरर एनालिसिस, डायमेंशन, पूरा उसको अच्छे से देख करके समझ सकते हैं रैंडम एरर क्या होता है, इसके सोर्स क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली इसको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर्स हैं तो हम उसको इरेडिकेट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, हमको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर डिटेल्स मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखना ताकि एकदम पूरा क्लियर हो जाए कि एरर्स कितने टाइप के होते हैं और उनके सोर्स क्या हैं और उनको हम लोग रिमूव या मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द रैंडम एरर्स। चलेंगे 24th की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे एक क्वेश्चन तुमको मिलना ही मिलना है। न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल तो हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर याद होगा तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, अब स्क्रीन क्या है, स्लिट क्या है, ये सब पता होना चाहिए। एंगुलर सेपरेशन की बात यहाँ पे हो रही है, जो तुमको ध्यान रखना है, वो जिस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है वो है एंगुलर सेपरेशन के बारे में चेक करना है कि अगर एक्सपेरिमेंट के सेटअप के साथ छेड़छाड़ करते हैं कैसा भी, तो उससे एंगुलर सेपरेशन यानी कि जो एंगुलर विड्थ है फ्रिंजेस की, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ द सोर्स इज रिप्लेस बाई अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। अब सोर्स क्या है, स्लिट क्या है, स्क्रीन क्या है, वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हमको तभी पता चल पाएगा जब हम YDSC बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़े होंगे। हल्का सा फिगर बनाकर समझाता हूँ, स्लिट क्या है, स्क्रीन क्या है, और किसको चेंज करने पे, सेटअप को अगर चेंज किया जाए तो किस चीज़ पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो होता क्या है इसमें कि ये हो गए हमारे दो स्लिट, ठीक है, और ये हो गया बच्चों स्क्रीन, ये हो गया हमारा एक बढ़िया सा मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, स्लिट के बीच का सेपरेशन हम लोग D लेते हैं, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन कैपिटल D लेते हैं। ठीक है, फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो होती है लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, विड्थ। लेकिन जब एंगुलर विड्थ की बात करते हैं तो एंगुलर विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई D होता है, इसमें कैपिटल D नहीं होता है। और कैपिटल D क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो अब अगर ये दो फॉर्मूला हमको पता होगा कि विड्थ का मतलब क्या, एंगुलर विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा। एंगुलर विड्थ का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो मान लो ये विड्थ है, ठीक है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा एक फ्रिंज, ब्राइट या डार्क फ्रिंज विड्थ, वही एंगल हमारा कहलाता है बच्चों एंगुलर विड्थ। ठीक है, तो जो ये विड्थ होती है फ्रिंज विड्थ, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी इसी को हम कहते हैं एंगुलर विड्थ। वो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा बाई D होता है, जिसमें कैपिटल D इक्वेशन में नहीं आता है। अब यहीं से हमारा काम देखो हो जाएगा। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। अब अगर स्क्रीन को स्लिट से हम दूर ले जाएं तो कैपिटल D इंक्रीज करेगा, लेकिन एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में
कैपिटल डी तो आता ही नहीं है। विड्थ के फॉर्मूले में आता है, एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में नहीं आता है। तो एंगुलर विड्थ रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसको हम पीछे करें आगे करें स्क्रीन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इफ स्किन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर विड्थ एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले में ये जो कैपिटल डी है वो नहीं आता है। इसको तुम दूर करो, स्किन को तुम पास करो, क्या ही फर्क पड़ेगा लैम्डा बीटा पे, वहाँ तो कैपिटल डी है ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड की बात कर लें, इफ द सोर्स इज रिप्लेस बाई अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इस सोर्स को हटाओ, दूसरा सोर्स लेकर के आओ। मोनोक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिकल सोर्स हो ना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ऑफ सिंगल वेवलेंथ, यानी कि जो हमारा सोर्स होना चाहिए उसका सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो इफ द सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, मतलब लैम्डा की वैल्यू को बढ़ा देना है। तो लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस। अरे भाई लैम्डा न्यूमरेटर में आ रहा है, अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज करेगा, और यहाँ क्या लिख रहा है, डिक्रीज करेगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला इसका क्लियर है, विड्थ का क्या मतलब होता है, एंगुलर विड्थ का क्या मतलब होता है, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। विद इन 1 मिनट जो हमारा टारगेट है, उस 1 मिनट के टारगेट में रेंज में ये क्वेश्चन लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलेंगे 25th की तरफ, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 25 भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है और कह रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से किसी बुलेट को फायर किया गया है एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो है वो बुलेट कितना पहुंचा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। इस पूरे प्रोसेस में जो वर्टिकल हाइट है यही मैक्सिमम होती है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सिंपल फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। तो इसके जो भी फॉर्मूले हैं, रेंज के, हाइट के, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो भी फॉर्मूले हैं इसको अच्छे से याद करके जाओ, इस पर क्वेश्चंस करके जाओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये फॉर्मूला हमारा होता है पूरे प्रोजेक्टाइल में, जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है उस हाइट को निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 280 का स्क्वायर साइन 30 1/2 का 1/4, g 9.8 है तो 9.8 ही यूज़ किया जाए, ठीक है, जो दिया उसको यूज़ करो। तो 280 का स्क्वायर किया तो 280 इंटू 280, नीचे क्या आ गया 4 2 जा 8 कर दिया जाए इंटू 9.8, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूँ 4 से तो 2 टाइम्स में, 4 से काटोगे तो 70 टाइम्स में, ठीक है। और इसको अगर 2 से काटा जाए तो 140, ठीक है। तो 14 7 जा 98, 2 0 और नीचे क्या आ गया 9.8 एज इट इज। सीधे इसको काटोगे तो पूरा का पूरा 1000 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो 1000 मीटर योर राइट आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। तो सीख ये है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस मिलेंगे, खूब क्वेश्चंस मिलेंगे, बस खुद को प्रिपेयर करना है हर तरीके से। 26 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हीट इंजन या कैरनोट इंजन से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि बिलीव करो ये भी बहुत आसान है। जो हमारा टारगेट है 1 मिनट से कम वाला, ये ज़रूर 1 मिनट से कम वाला क्वेश्चन है।
सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, थोड़ा समझते हैं क्या ये। अ कैनॉट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी 50%। 50% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जितना भी हीट एनर्जी लेगा केवल 50% वो वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है। यही पड़ता है एफिशिएंसी का मतलब कि भाई तो हीट इंजन में क्या होता है, किसी भी हीट इंजन में जो उसका मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि एक सोर्स होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, जिससे इंजन हीट लेता है, उसके कुछ हिस्से को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, रिमेनिंग पार्ट किसी ठंडे ऑब्जेक्ट या सिंक को हम लोग दे देते हैं। ये पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये तो होता है सोर्स जिससे हम लोग हीट उस इंजन को देते हैं। तो मान लो वो हीट है Q1। इस Q1 का कुछ पार्ट W मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट वो एक ठंडे ऑब्जेक्ट को दे देते हो जिसको हम लोग कहते हैं सिंक एट टेम्परेचर T2, ठीक है। और ये है तुम्हारा वो कैनॉट इंजन, ये जो ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इसकी एफिशिएंसी क्या है, सोर्स का टेम्परेचर मान लो T1 है, सिंक का टेम्परेचर जो कि T2 है, जो कि ठंडा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, जहाँ T2 क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर, T1 क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर। तो हमको कह रहा है कि व्हेन द सोर्स इज एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड, बट मेक श्योर कि यहाँ जो वैल्यूज है T1 T2 वो केल्विन में होनी चाहिए, ठीक है। तो सोर्स का टेम्परेचर दिया हमको T1 इज इक्वल टू 327 प्लस 273 के तो कितना आ गया 600 केल्विन, ठीक है। तो 600 केल्विन ये सोर्स का टेम्परेचर है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक, जो सिंक है, जो ठंडा बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ फ्रैक्शन में लिखेंगे हम लोग, तो 50% का मतलब जो फ्रैक्शन में एफिशिएंसी है वो कितनी है 1/2, तो 1 - T2/T1 इज 600 केल्विन, ठीक है। तो T2/600 अगर करोगे तो कितना आएगा 1/2 वहाँ गया तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन में आ गया, मगर मुझको सारे ऑप्शन सेंटीग्रेड में दिए हैं, तो इसको सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए इसमें से 273 माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर राइट आंसर। तो जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 मिनट से कम वाला जो टारगेट है उसमें इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट T1 T2 सिर्फ क्या है, सिंक क्या है, और ऑब्वियसली ये फॉर्मूला, इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलेंगे 27 की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 सरफेस टेंशन से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात का हमेशा देखना कि बबल कह रहा है या ड्रॉप कह रहा है, क्योंकि दोनों में एक फ़र्क होता है और उस फ़र्क को बहुत बच्चे नहीं समझते हैं, आते हुए फॉर्मूले, आते हुए कॉन्सेप्ट गलत करके चले आते हैं। सोप बबल का फॉर्मेशन करना है, ड्रॉप का नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि जो बबल होता है उसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक लिक्विड का बहुत ही पतला सा लेयर होता है और उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होते हैं, एयर होते हैं। तो हम कहते हैं कि बबल में 2 फ्री सरफेस हैं, एक फ्री सरफेस ये, एक फ्री सरफेस ये। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते वो ये होता है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा A, ठीक है। जहाँ S क्या होता है सरफेस टेंशन, डेल्टा A क्या होता है चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा सोप बबल का फॉर्मेशन ही करना है। तो जो डेल्टा A है इसका पूरा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, चेंज इन एरिया मतलब पूरा सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये बबल है जिसमें 2 फ्री सरफेस हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू S, एरिया चेंज इन एरिया इज 4 पाई R² इंटू
तो अब तुमको एक सोप सॉल्यूशन से सोप बबल का फॉर्मेशन करने में कितना वर्क डन करना होगा। तो जो भी वर्क डन करना होता है वो उसके सरफेस एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम लोग सरफेस टेंशन में फ्रिक्वेंटली बेसिस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। अगर ये बबल नहीं है, ड्रॉप है जिसमें एक ही फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है, फॉर्मूले को समझना है। तो चूंकि सोप बबल का फॉर्मेशन कर रहा है तो बबल में 2 फ्री सरफेस होंगे। होता क्या है बबल में, क्या होता है भाई, पतला सा लेयर होता है सोप का, सोप सोल्यूशन का। इनफैक्ट अंदर और बाहर दो तरफ एयर होते हैं, तो सरफेस टेंशन यहाँ से भी एक्ट करेगा, यहाँ से भी एक्ट करेगा। एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा यहाँ से भी, यहाँ से भी। तुमको उसके आगे से जाके डबल वर्क करना होगा, तो हमेशा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है 0.03। मेक श्योर यूनिट ठीक है, एम के सिस्टम है, न्यूटन पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इज दिस, पाई इज 3.14, आर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया जाए तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर कर दिया मीटर में, और ये 2 छोड़ना नहीं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो पूरा कैलकुलेशन आंसर विल बी इन जून। अब तुम्हारा काम ये है कि पूरा कैलकुलेशन करके मुझको बताओ कि इसका आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 27th भी डन, चलेंगे 28 की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो रेडियो एक्टिविटी से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो टारगेट है वो क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल सा, बस एक फॉर्मूला यूज़ करोगे जिस पे क्वेश्चन बहुत हम लोग करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स उसका हाफ लाइफ है। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी जो उसका रेडिएशन निकालने का एक्टिविटी है वो इनिशियल वैल्यू का 1/16 टाइम्स हो जाए। तो एक्टिविटी जो होती है हम सब जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी में जो सब्सटेंस की एक्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू उसके अमाउंट होती है। जितना उसका अमाउंट होगा एक्टिविटी उसके हिसाब से होगी। तो एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, तो एक्टिविटी 1/16 होने का मतलब कि अमाउंट भी इनिशियल का 1/16 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज़ करते हैं n इज इक्वल टू n0 1/2 टू द पावर n, जहाँ n0 क्या होता है इनिशियल अमाउंट, n क्या होता है रिमेनिंग अमाउंट, और स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कि कितने हाफ लाइफ में 2 में 4 में 7 में 5 में अमाउंट कितना हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिविटी है वो इनिशियल का 1/16 है। तो अगर इनिशियल n0 है तो जो एक्टिविटी होना चाहिए n0/16 होना चाहिए। भाई एक्टिविटी अमाउंट के प्रोपोर्शनल है, एक्टिविटी इनिशियल का 1/16 तो अमाउंट भी इनिशियल का 1/16 ही होगा। तो ये हो गया तुम्हारा n0 n 1/2 होल टू द पावर n। n0 इज कैंसल्ड आउट, तो 1/16 इज इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर n। अब 1/2 के पावर कितना करें कि 60 है, सबको पता है कि यार n इज इक्वल टू क्या होगा 4, क्योंकि 2 के पावर 4 कितना होता है 60। तो 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी ऐसा होने में, तो 4 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी 1/16 हो जाएगी, और एक हाफ लाइफ का समय है 20 मिनट। तो 4 हाफ लाइफ गुजरने का मतलब ये हुआ द टोटल टाइम विल बी n इंटू टी हाफ। तो n कितना निकाला 4, टी हाफ कितना है 20, तो आंसर इज 80 मिनट। तो 80 मिनट में ऐसी स्थिति आएगी कि जो उसका एक्टिविटी होगा वो अपने शुरू के वैल्यू का 1/16 पे आ चुका होगा। ये स्थिति हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम सेकंड्स वाले क्वेश्चन में काउंटिंग होगी इसकी। ठीक है, चलेंगे 29 की तरफ, कर लो इसको।
वर्क इंजन पावर से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि स्प्रिंग पर बेस्ड है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड है। द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बाई 2 सेंटीमीटर तो उसमें U पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो मान लीजिए कि स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। हम सब जानते हैं कि स्प्रिंग के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ kx²। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे वो है U = हाफ kx²। अब उसको हमने 2 सेंटीमीटर जब स्ट्रेच किया है तो उसमें U पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। इस चीज़ को अप्लाई किया जाए तो U = 1/2 K 2 का स्क्वायर 4, इक्वेशन नंबर 1। सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं फिलहाल हम लोग इसको। नाउ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। अब उसको 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दो। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और नहीं, 8, मतलब शुरुआत में 2 था, अब शुरुआत से 8। कहीं कहीं लिखा होता 8 सेंटीमीटर फर्दर, तो 2 + 8 = 10 हो जाएगा। तो इसे छोटी मोटी बातों को ध्यान रखना। तो 8 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच किया गया है टोटल, शुरुआत से लेकर अब तक। तो अब उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो U' विल बी हाफ K 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इक्वेशन नंबर 2। अब 64 ये है और 4 ये है, तो ये जो एनर्जी है वो पहले वाले का 16 गुना है। 16 4 जा 64 होता है। तो साफ दिखाई दे रहा है हमको, जो रिलेशन है वो ये है कि U' = 16 टाइम्स ऑफ U। जो अब एनर्जी स्टोर होगी वो पहले का 16 गुना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दम नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला आया तो फटाफट हाथ चलेगा। क्वेश्चन 29 इज डन। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह इसका यूज़ करेंगे हम लोग। चलेंगे 30th की तरफ, वेट फास्ट। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, इतना ही सिंपल क्वेश्चन देखो। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से क्वेश्चन लिया गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड। साफ दिखाई दे इसमें क्या करना है। ये थी और थी पहले कॉम्बिनेशन में है, तो पहले कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब ये तो हो गया 6 और ये बचा हमारा 3। ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, ये दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड, A एंड B। ठीक है, अब इनको मुझको सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2। एलसीएम कितना लिया, 6। 2 + 1 3/6 = 1/2। तो उल्टा किया तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। सिंपल सा इसका आंसर है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक, कितना समय लगेगा, बस देख के निकाल लोगे यार। 10 सेकंड भी जितना तुमको बबल भरने में लगेगा और MR भरने में, उससे भी कम समय में इसका आंसर तुम निकाल लोगे। चलेंगे 31st की तरफ, डू इट फास्ट। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन हमारे क्लास के कराए गए क्वेश्चन में से लिया गया है। जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, वहाँ जो हमने एवरेज स्पीड वगैरह निकालते तुमको सिखाया था, वहीं से इस क्वेश्चन को देखो लिया गया है। तो क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बोर्ड पर जो क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के मत लो। उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक करके रिवीजन करो, वहीं से क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। A vehicle travels half the distance with speed v and remaining distance with speed 2v। यहाँ पे एक बात गौर करने की, जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल हाफ में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई टोटल डिस्टेंस है, मान लो कि ये x से y एक टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, और इस टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल डिस्टेंस में हम लोग डिवाइड कर दें, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। और पहले हाफ को कंप्लीट करने का स्पीड अगर v1 है और दूसरे हाफ को कंप्लीट करने का स्पीड अगर v2 है,
तो ऐसे कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होता है वो उन दोनों स्पीड्स का हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना। वी एवरेज विल बी हार्मोनिक मीन कब? जब डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो, और जब टाइम इक्वल होता है तो क्या होता है, बताया था मैंने। जिन बच्चों को याद होगा वो बताएंगे कि जब दो पूरे डिस्टेंस को कंप्लीट करने का अगर हमारा टाइम इक्वल होता है तो उस केस में एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, हार्मोनिक मीन। और वी स्पीड अगर v1 v2 है तो हार्मोनिक मीन वी एवरेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर अपॉन 3v। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/3v इज योर आंसर। 4/3v योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो टाइम इक्वल होगा तो तुमको बताना है उस केस में हमने तुमको कैसे सिखाया था। ये भी 1 मिनट से कम में होने वाला ही क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस अगर सेम होंगे, जो टोटल एवरेज होगा वो दोनों स्पीड्स का हार्मोनिक मीन हो जाता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आएगा, फटाफट करेंगे, आगे चलेंगे 32 की तरफ। डू इट फास्ट।